बढ़ाते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। किसान के सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 साल में कृषि लाभकारी हुई है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सच्चे अर्थों में दी गई है मजबूती, जबकि विपक्षी दलों की सरकारों ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर हमेशा किया है गुमराह। खेती में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का होना है बहुत जरूरी। सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा ऑनलाइन फसलों की उन्नत किस्म करा रही है उपलब्ध। मूंग की शिखा किस्म जायद में खेती के लिए है उपयुक्त। मूंग की एक किस्म 65 से 70 दिनों में पककर हो जाती है तैयार। मॉनसून में किसान एनिमल एक्सपर्ट की सलाह मानकर अपने पशुधन को बचा सकते हैं किसी भी संक्रमण से। एनिमल एक्सपर्ट की सलाह किसानों को सरकारी लोन वाली स्कीम दिलाने में भी करती है पूरी सहायता। असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाना और पुनः इस्तेमाल योग्य विकल्पों को बढ़ावा देना है। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। किसानों के सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 साल में कृषि लाभकारी हुई है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सच्चे अर्थों में मजबूती दी गई है, जबकि विपक्षी दलों की सरकारों ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पिटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था तो उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बताया कि खाद के लिए सब्सिडी के रूप में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहां तक एमएसपी का सवाल है तो उसमें बढ़ोतरी कर किसानों को सामर्थ्यवान बनाया गया है। वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ
उस तक हमने जाने नहीं दिया। सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। अगली खबर, खेती में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के द्वारा किसानों को मूंग की उन्नत किस्मों शिखा और MH1142 के बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान इन किस्मों के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बता दें कि दलहनी फसलों में मूंग एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती किसान खरीफ और जायद दोनों सीजन में अलग अलग समय पर कर सकते हैं। जायद सीजन में मार्च महीने की शुरुआत से अप्रैल तक बुआई की जा सकती है, जबकि खरीफ सीजन में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई होती है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग किस्में तैयार की गई हैं, जो अलग अलग सीजन में अच्छी पैदावार देती हैं। मूंग की शिखा किस्म ग्रीष्मकालीन यानी जायद सीजन के लिए उपयुक्त है। इस किस्म को किसानों के लिए वर्ष 2016 में जारी किया गया था। मूंग की ये किस्म 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात की जाए इस किस्म की पैदावार की, तो किसान इस किस्म से औसतन 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की शिखा किस्म उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों एवं मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ये किस्म पतिशीरा, मोज़ेक, विषाणु और छाछिया प्रतिरोधी है। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किसानों को ये बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में किसान भाई कैसे अपने पशुधन को संक्रमण से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून आ चुका है। ऐसे में बारिश और कई बार सफाई की कमी से पशुओं को कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। हर मौसम में पशुधन को बीमारियों और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की जरूरत भी होती है, क्योंकि एक पशु की मौत होने पर भी किसान को बड़ी आर्थिक हानि होती है। इसलिए एनिमल एक्सपर्ट्स हर मौसम से पहले पशुपालकों को कुछ जरूरी हिदायतें देते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तेज और लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो जाता है या फिर बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे में पशुओं की जान पर बनाती है। पशुओं के लिए खाने पीने के सामान की भी किल्लत होने लगती है। जल भराव के चलते संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर बरसात से पहले एनिमल एक्सपर्ट्स के बताए उपायों को अमल किया जाए तो सभी खतरों को टाला जा सकता है। पशुओं के लिए सुरक्षित शेड बनाएं। बरसात में जल भराव होने पर पशुओं के लिए पशुओं का शेड थोड़ी ऊंची जगह पर बनाएं। पशुओं को बारिश के पानी में भीगने से भी बचाने का इंतजाम करें। पीने के पानी को करें स्टोर। बारिश होने और जल भराव होने पर सबसे पहले पानी प्रदूषित होता है। दूषित पानी पीने के चलते ही पशु कई तरह की संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसलिए बरसात के दौरान पानी का स्टोर जरूर करें। पशुओं को खुले में ना चराएं। बरसात के दौरान जब जल भराव होता है तो वो कई दिन तक रहता है। खेत और चारागाहों में भी पानी भर जाता है। इसलिए इस दौरान पशुओं को खुले में ना चराएं। पानी भरने से हरा चारा सड़ जाता है। ऐसा चारा खाने से पशु बीमार पड़ जाते हैं। साइलेज और हे बनाकर करें चारे का इंतजाम। बारिश के दौरान हरा चारा भी खराब हो जाता है। चारे में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के दौरान होने वाले हरे चारे का साइलेज और हे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान पशुओं को सिर्फ हरा चारा ना खिलाएं, उसमें सूखा चारा जरूर मिला लें। वैक्सीनेशन जरूर करा लें। बरसात और जल भराव के दौरान पशुओं को कई जानलेवा संक्रमित बीमारी होने का खतरा। पहले से ही पशुओं को डॉक्टर की सलाह पर जरूरी वैक्सीन लगवाएं। पशुओं में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज नहीं, सिर्फ रोकथाम है। पशु की टैगिंग जरूर कराएं। बरसात के दौरान दुधारू पशु के लिए रजिस्ट्रेशन यानी टैगिंग कराना बहुत जरूरी। पशु की टैगिंग से हर तरह की सरकारी मदद मिलने में आसानी रहती है।
पशुओं का वैक्सीनेशन आराम से हो जाता है। बीमा होने और बीमा की रकम मिलने में आसानी। पशु खो जाए या चोरी हो जाए तो मिलने में आसानी। सरकारी लोन वाली स्कीम मिलने में भी आसानी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुख करेंगे असम का। असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत कई और जिले पानी में डूब गए हैं। असम के 19 जिलों में फिलहाल बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है। तिनसुकिया जिले के लायका दोधिया के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 167 शिविर पानी में डूब गए हैं। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट जिले के बोकाघाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस बीच भारतीय सेना ने खराब मौसम के बावजूद असम के तिनसुकिया के बोर फकियाल गांव के बाढ़ प्रभावित इलाकों से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित 50 से अधिक लोगों को बचाया है। इसके अलावा सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। साथ ही लोगों को भोजन, पानी तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। लगभग पूरे देश में ही मानसून दस्तक दे चुका है और रिमझिम बारिश की फुहारों ने मौसम को काफी सुहाना बना दिया है। कर्नाटक के मंगलुरु में आज सुबह बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी तरफ बारिश कई क्षेत्रों में मुसीबत भी बन रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। रेलवे अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जमा बारिश के पानी को निकालने के लिए पानी के पंपों का इस्तेमाल किया। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। तो गुवाहाटी के चौराहे में भी, बाजार में भी, तो कई जगह पे यहाँ पर लोग को पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। अपनी ये समस्या काम की खत्म होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी है, कोई परवाह नहीं है किसी बात की। रिक्शा ऑटो बंद हो गए, रिक्शा आगे नहीं बढ़ गए, पैदल निकलने प्रॉब्लम हो रही है। गंदा पानी है, संचारी रोग चल रहा है, इससे बीमारी फैलेगी। ज़्यादा दिखता है। सारी स्मार्ट सिटी का सारा वो फेल हो चुका है। बिल्कुल पानी पानी। अगर आधे घंटे की बारिश ये नहीं रोक पा रही है सड़क पर नाले, तो ये अगर 2 घंटे बारिश पड़ गई तो पूरा शहर डूब जाएगा। ऐसे तो स्मार्ट सिटी का कोई भी कुछ फ़ायदा लाभ नहीं हुआ है। सारे नाले, घरों में पानी अंदर चला गया है, रोड ऊँचे हो गए हैं, नालियाँ जो मकानों के गेट हैं वो नीचे हैं, वो सारे मकानों में पानी घुस रहा है। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसके कारण 29 गांवों का संपर्क कट गया है। एनडीआरएफ की तरफ से जूनागढ़ के किशोर गांव में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एक टीम भेजी गई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन में उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के और भी अधिक सक्रिय होने की संभावना है। और आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाना और पुनः इस्तेमाल योग्य विकल्पों को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक से प्रकृति के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर वर्ष दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को खत्म करना है। ये जरूरत उन खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप अभियान शुरू किया था। 2014 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।
2015 में यूरोपीय संघ ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए कुछ निर्देश भी पारित किए। 2019 में पीएम मोदी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। 1 जुलाई 2022 को भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था। पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। कई देशों ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत अब प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। भारत देश भर में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2022 में लागू कार्यक्रम के तहत भारत भी अभिनव पैकेज अपना रहा है। ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। सालाना लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये आंकड़ा 2024 और 2050 के बीच 62% बढ़ने का अनुमान है। इस प्लास्टिक कचरे का अधिकांश हिस्सा पर्यावरण में लीक हो जाता है, खासकर नदियों और महासागरों में, जहां ये छोटे कणों माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक में टूट जाता है और मृदा और जल के माध्यम से ये मानव शरीर में पहुंच जाता है और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर आइए हम अपने दैनिक जीवन में पुनः प्रयोग वाले विकल्पों को अपनाने का संकल्प लें और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में छोटे कदम अपने स्तर पर उठाएं। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण के किसान इस समय भारी बारिश की संभावना को देखते हुए इस समय धान की नर्सरी से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां हल्दी और मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में भी पानी जमा न होने दें। कोंकण में ही आम, काजू, नारियल और सुपारी के छोटे पौधों को सहारा दें। यहीं भारी बारिश के बाद ऊंचे इलाकों में मूंगफली की बुवाई के अलावा धान और सब्जियों की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा को देखते हुए धान की नर्सरी, बागों और सब्जियों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही सब्जियों के छोटे पौधों को सहारा दें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए अरहर, उड़द, मूंग, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली और लोबिया जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं मौसम साफ रहने पर 15 से 21 दिनों की हो चुकी सोयाबीन में निराई गुड़ाई करें। साथ ही खरीफ फसलों में गैप फिलिंग का काम करें। मराठवाड़ा में कपास, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जारी रखें। यहीं भिंडी, करेला, तोरी और कद्दू जैसी सब्जियों की बुवाई करें। जबकि 45 दिनों की हो चुकी बैंगन, टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। मराठवाड़ा में ही मौसम साफ होने पर गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद नाइट्रोजन की चौथी खुराक दें। इसके अलावा यहां नींबू, अनार और चीकू के पौधों की रोपाई करें। यहीं साफ मौसम के दौरान ज्वार और बाजरा में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। वहीं विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग और ज्वार जैसी खरीफ फसलों की बुवाई करें। इसके साथ ही
यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। विदर्भ में ही धान और सब्जियों की नर्सरी के अलावा बागों और खरीफ फसलों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं इस समय शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाएं, जबकि भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने है। इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ दर्दनाक हादसा। एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत। अफरा तफरी के दौरान प्रवचन सुनने आए कई भक्त हुए जख्मी। सत्संग हादसे में घायल लोगों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज जारी। हादसे में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर आड़े हाथों लिया। कहा, सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज का बनाया जा रहा है मजाक। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की नीति को दिया समर्थन। यही वजह है कि देशवासियों ने तीसरी बार सेवा करने का दिया मौका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री से मुलाकात की। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी और व्यवस्था के लिए उनका धन्यवाद।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने करगिल के युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति इनक्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। रवि अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में प्रत्यक्ष कर विभाग के प्रशासनिक निकाय के प्रमुख का पदभार संभाला। सेबी ने डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड एंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स द्वारा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजने के लिए ईमेल को डिफॉल्ट मोड के रूप में अनिवार्य किया, जो निवेशक द्वारा कारोबार की गई प्रतिभूतियों को लेखा जोखा देता है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मैया पिघला भिक्षाम देही मैया